दोस्तों, आप जो है आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जानते हैं जो भारत सरकार ने 2.38 लाख करोड़ की खरीद के लिए एक डिफेंस बूस्ट दिया है। इस पर जानेंगे, काफ़ी कुछ जानने के लिए है। पहले जानते हैं कि भारत जो प्रोक्योरमेंट करता है, वह सिर्फ़ एक अपने सुरक्षा की दृष्टि के साथ-साथ आत्मनिर्भर होने के लिए भी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके का विश्व में युद्ध चल रहा है, उसमें अपने आप को इंडिजीनियस होने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के लिए ये भारत सरकार की सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में मुख्यतः रक्षा खरीद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी के तहत होती है। पहले इसे डीपीपी कहा जाता था। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, स्वदेशीकरण और समय पर डिलीवरी है। पहले हमें सबसे पहला प्रोसेस है कि आवश्यकता को पहचाने, नीड आइडेंटिफिकेशन। सब कुछ शुरू होता है सेना, नौसेना और वायुसेना से। तीनों सेनाएं अपनी जरूरतें बताती हैं। उदाहरण के लिए नए फाइटर जेट, टैंक, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम। इसे कहा जाता है सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, SQRS। और ये जो प्रोसेस है परचेजिंग का, इसे प्रोसेस ऑफ परचेजिंग वेपन्स एंड इक्विपमेंट फॉर आर्म फोर्स अंडर डीएपी 2020 में ये एक्ट लाया गया था। यह स्टेज तय करती है कि भविष्य की लड़ाई कैसी होगी। और इसके पश्चात एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON, रक्षा मंत्रालय, MOD, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जरूरत को मंजूरी देती है और यह सबसे महत्वपूर्ण गेट है। यहाँ तय होता है कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। इसे इस स्टेज की अनुमति लगभग तय होती है। और इसके पश्चात जो है प्रोक्योरमेंट कैटेगरी, डीएपी से अलग अलग कैटेगरी होती है। बाई इंडिया, बाई मेक इंडिया और बाई ग्लोबल मेक इंडिया। सरकार ऑफ इंडियन कैटेगरी को प्राथमिकता देती है और ताकि देश में उत्पादन हो सके। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, टेंडर प्रक्रिया। कंपनियों को टेंडर जारी होता है और घरेलू और विदेशी कंपनियां बोली लगाती हैं। यहाँ असली कारपोरेट युद्ध शुरू होता है। इसके पश्चात टेक्निकल एवोल्यूशन, कौन सा सिस्टम तकनीकी रूप से बेहतर है। ट्रायल्स होते हैं, रेगिस्तान होता है, पहाड़, समुद्र, सब जगह पर इसके ट्रायल किए जाते हैं। जो पास करता है वही आगे जाता है। इसके पश्चात लागत मूल्यांकन, कमर्शियल इवोल्यूशन। अब कीमत की बारी, L1 लोवेस्ट बिडर अक्सर जीतता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ सस्ता नहीं, वैल्यू फॉर मनी देखा जाता है। इसके पश्चात कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है, अंतिम डील साइन होती है और इसमें डिलीवरी टाइमलाइन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऑफसेट शामिल होता है। इसके बाद डिलीवरी की निगरानी सिस्टम सेना को दिया जाता है और क्वालिटी चेक और ऑपरेशनल टेस्ट होता है। इसके पश्चात दोस्तों, अब हम आप बजट का ओवर रिव्यू करें तो करीब 6.8 लाख करोड़ का बजट है। इसमें से प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1.8 लाख करोड़ की होती है। और अभी जो 2.3 लाख का बजट किया गया है, ये अलग से किया गया है। अब असली सवाल ये है कि ये बड़ा बजट आखिर खर्च कहाँ होता है। सबसे बड़ा हिस्सा 30 से 35 से 40% एयरफोर्स को जाता है। इसमें फाइटर जेट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस। अनुमानित खर्च 1.2 से 1.5 लाख करोड़ रुपए। क्यों इतना खर्च होता है? भारत की वायुसेना अभी स्क्वाड्रन की कमी झेल रही है। करीब 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और करीब हमारे पास इस समय मात्र करीब 30 स्क्वाड्रन के करीब हैं। थल सेना, इसके पश्चात होता है ग्राउंड पावर। लगभग 25 से 30% बजट खर्च होता है। आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल और छोटे हथियार, नाइट विजन और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। अनुमानित खर्च 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए। खास होकर बॉर्डर पर तेजी से मूवमेंट, हाईटेक युद्ध और डिजिटल बैटलफील्ड के लिए। नौसेना, इसे ब्लू ब्लू वाटर स्ट्रेंथ किया जाता है। लगभग 20 से 25% बजट खर्च होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट, नौसेना, हेलीकॉप्टर। अनुमानित खर्च इस पे जो है 70,000 से 90,000 करोड़। भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम और 40,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसमें फाइटर जेट्स, टैंक, शिप्स, ड्रोन्स भी आते हैं। साइबर स्पेस वार उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें सैटेलाइट, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होते हैं। और मेक इन इंडिया पर 75% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की जाती है प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के जरिए।
इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट भी, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया का बहुत ही अधिक प्रभाव है। विदेशी निर्भरता कम करना, भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। इसमें एचएल, बीएल, टाटा, एलएनटी जैसी निजी सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रोजेक्ट सालों तक लटका रहता है, शुरुआती बजट कई गुना बढ़ जाता है, हार्ड हाई एंड टेक अभी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, ब्यूरोक्रेसी एक लंबी प्रक्रिया, फाइलों का सफ़र एक लंबी होता है। भविष्य में एआई आधारित युद्ध प्रणालियाँ होंगी, ड्रोन, स्वार्म टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेस डिफेंस आने वाला युद्ध मशीन और मशीन का होगा। 3 से 8 लाख करोड़ का यह प्रोक्योरमेंट सिर्फ ये नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा निवेश है। इसका हर रुपया भारत की सीमाओं को मजबूत करते हैं, तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ने और वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में लगाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक विशाल मशीन की तरह है, जहां हर गियर सेना, सरकार, उद्योग मिलकर काम करते हैं। अगर एक भी गियर फंसा तो पूरी गति रुक सकती है दोस्तों। लेकिन सही दिशा में चलती यह मशीन भारत को आने वाले दशक में मजबूत सैन्य शक्ति बनाएगी। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे कि हमारे देश का किस तरफ रक्षा बजट जा रहा है, आप हमें बताएं। और ये प्रोक्योरमेंट कितना जरूरी है, यह भी हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।